हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि हमने खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन की बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सीरियल की जो भी चार मेन इंपॉर्टेंट हमारी क्राफ्ट आपके सिलेबस में दी हुई है, उनको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उनको कवर किया है और अच्छे से आपको हर एक चीज डिटेल में बताई हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं पिजन पी यानी लेग्यूम क्रॉप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेग्यूम और आपका पल्सेस में डिफरेंस क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो लेग्यूम एक आपका ब्रॉड टर्म है या एक फैमिली है जिसका एक पार्ट होता है आपका पल्सेस। तो जो सभी लेग्यूम्स हैं वो आप एडिबल नहीं हो सकती हैं और जितनी भी आपकी पल्सेस हैं वो एडिबल होती हैं। तो इस प्रकार से आप इनमें आप जो है डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आपकी लेथायरस की, तो नॉन एडिबल है जबकि लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ की कल्टीवेशन है पिजन पी, जिसको अरहर कहते हैं। इसको आप इधर लिख लेना। पिजन पी को हम अरहर कहते हैं, रेड ग्राम कहते हैं, तुर कहते हैं, या फिर कैगो पी भी कहते हैं, कैगो पी। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, वहां पर पिजन पी या अरहर ना देकर तुर दे दिया जाएगा, कैगो पी दे दिया जाएगा या रेड ग्राम दे दिया जाएगा। तो इसके अन्य नाम जो भी हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम, फैमिली या जो भी बेसिक जानकारी है उसके बारे में। तो बोटेनिकल नेम होता है आपका केजानस केजान। तो ये बोटेनिकल नेम होता है पिजन पी का। एक बात हम यहाँ पे और जान लेते हैं कि पिजन पी को कई बार आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि पिजन पी क्यों कहते हैं। तो इसके मेनली दो जो रीजन है वो हो सकते हैं या जो मैंने पढ़े हैं। पहला कि जो पिजन पी का सीड होता है, तो आपका जो कबूतर होता है जिसको हम कहते हैं पिजन, तो उसका जो आंख होती है कबूतर की, तो उसके आंख की आकार का या शेप का आपका सीड होता है पिजन पी का। दूसरा रीजन एक ये है कि मैंने कहीं से एक बार पढ़ा था, सर्वप्रथम जो पिजन पी की खेती की गई थी अरहर की, वो उसके जो सीड हैं उनको कबूतरों को खिलाने के लिए की गई थी। तो ये भी एक रीजन है कि इसको पिजन पी कहते हैं। तो ये दोनों आप याद कर सकते हैं, अगर कोई पूछता है तो उसे बता सकते हैं। बाकी हम अगर आपको कोई और भी रीजन का सटीक पता है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। अब हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली इसकी होती है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, या इसी को हम फैबेसी भी कहते हैं। तो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली होती है और इसकी जो ओरिजिन होता है वो आपका ओरिजिन हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका ओरिजिन हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 22। यानी जो बोटेनिकल नेम केजानस केजान, फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, गुणसूत्र संख्या इसकी 22 होती है। तो ये जो आपका बेसिक जानकारी थी आपकी हो गई। अब अगर हम बात करते हैं आपका प्रोटीन कंटेंट के बारे में, तो प्रोटीन कंटेंट कई जगह किताबों में आपको वेरी करती मिलेगी। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 24 टू 25%, अराउंड 25% ही पाई जाती है प्रोटीन। लेकिन आप ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, कहीं कहीं 25 ना देगा 24 दे देगा, तो आप जो भी ऑप्शन 25 के करीब होगा उसको टिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में। तो अदर फैक्ट्स के बारे में जो सबसे पहला है अदर नेम, जो कि मैंने पहले बता दिया, अरहर, तुर, रेडग्राम या केगोपीस को कहते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्प क्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस की। जो पिजन पी का इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्प क्रम है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी रेसिम। तो पुष्प क्रम को ऑक्सिलरी रेसिम कहते हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लें इसकी, तो पिजन पी आपका जो है वो C3 प्लांट होता है। C3 C4 क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल वीडियो आपकी कवर करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें तो ये सॉर डे प्लांट होता है, सॉर डे प्लांट। शॉर्ट और लॉन्ग डे प्लांट के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने पहले भी बताया था जितनी भी आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप होती है सभी शॉर्ट डे प्लांट क्रॉप होती है।
तो ये खरीफ क्रॉप की फसल है, आपको पता ही होगा, कभी खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन में पड़ रहे हैं तो खरीफ तो ऑलरेडी है ही, तो सॉर्टे प्लांट हो जाएगी। टेस्ट वेट की अगर हम बात करें तो टेस्ट वेट जो होता है आपका 1000 दानों का वेट होता है, हमने पहले ही बताया था। तो इसका टेस्ट वेट जो होता है वो होता है 72 यानी 72 ग्राम। और यहीं पर अगर हम बात करें रूट सिस्टम कैसा पाया जाता है, तो टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके एग्जाम जो होते हैं कम्पिटेटिव में पूछ लिया जाता है कि व्हिच टाइप ऑफ रूट सिस्टम फाउंड इन पिजन बी। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से नोट करने याद भी करनी है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है वो होता है ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन वह कंडीशन होती है जहां पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो लेकिन वहां पे किसी वजह से किसी कारण से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो हमने जर्मिनेशन आपको ऑलरेडी वीडियो कवर कर रखी, बहुत ही अच्छे से वहां पे बताया है कि दो प्रकार के मेनली जर्मिनेशन होते हैं, हाइपोजियल लिपिजियल। तो जो आपका अरहर है ये एक अपवाद है, जितनी भी आपकी लेग्यूम क्रॉप्स आती है उनमें इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, अपवाद के रूप में आपकी अरहर आती है, अरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखना, कई बार कंपटीटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन आपका देखने को मिलता है अरहर के केस में। और भी अगर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो अरहर आपका जो है लो हार्वेस्ट इंडेक्स, जितनी भी आपकी लेग्यूम क्रॉप्स हैं सबसे लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स आपका पाया जाता है अरहर में। यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछे कितना परसेंट होता है तो होता है 19%, यानी 19% हार्वेस्टिंग इंडेक्स पाया जाता है आपका अरहर में। हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता क्या है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो आपका टर्म था ये दिया था आपके डोनाल्ड ने, ये भी आप लिख लेना। और ये होता क्या है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स बराबर आपका होता है बायोलॉजिकल यील्ड ग्रेन यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। बायोलॉजिकल यील्ड में हमारे ग्रेन प्लस स्ट्रा दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी विद ग्रेन जो हमारा पूरा प्लांट होता है उसका जो वेट होता है उसमें से ग्रेन वेट को जो हम निकालते हैं और परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं तो आपका हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाता है। तो जो हार्वेस्ट इंडेक्स आपका पिजन पी का होता है सबसे लोवेस्ट होता है सभी क्रॉप्स में जो भी आपकी पल्सेस होती हैं। होता कितना है 19%, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है तो उसको अच्छे से नोट कर लेना। और चूंकि जो हमारी अरहर होती है इसको नो नाइट्रोजन की जो है लो रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप। मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप भी हम कहते हैं अरहर को, ये भी आप नोट कर लेना। तो ये चीजें आप नोट कर लेना, वीडियो को पास करके अच्छे से मैं इनको क्लियर कर दे रहा हूं। आपको पहले ही पता होगा कि जो भी आपकी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनमें एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्स करने का मैकेनिज्म पाया जाता है। तो ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति खुद से कर लेती हैं, तो इसीलिए इनमें नाइट्रोजन कम दी जाती है। और हर एक लेग्यूम क्रॉप के लिए हर एक जो राइजोबियम होता है उसकी स्पीसीज अलग अलग होती है। तो उन चीजों को भी हम एक क्लास अच्छे से लेंगे, इसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों की कोई और भी क्वेरी है किसी दूसरी सब्जेक्ट को लेकर तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम जरूर प्रयास करेंगे कि हर आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। अब हम बात करते हैं आपका ऑल इंडिया पिजन बी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया पिजन बी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ऑल इंडिया पिजन बी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो आपका चलाया गया था वो चलाया गया था 1992
वन में। ये आप याद रखना, कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये 1991 में चला गया था। यहाँ पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड विजन पी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 1991 में चलाया गया था। यहीं पर अगर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूपी में, जो कि आपका पड़ता है, जो कि पल्स से संबंधित है, जो होता है आपका IIPR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये आपका कानपुर में स्थित है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, 1982 में स्थापना हुई थी, कानपुर में स्थित है। सॉरी, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, लैंड प्रिपरेशन। इससे पहले कुछ और हम थोड़ी बात कर लेते हैं, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली जो आपका महाराष्ट्र है, तो हाईएस्ट एरिया आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर इंडिया में बात करें तो एरिया महाराष्ट्र में है। प्रोडक्टिविटी आपकी बिहार में होती है। एक बार आप लोग उसको चेक भी कर लेना, क्योंकि ये डाटा जो है चेंज होता रहता है। तो रिसेंटली जब भी आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो ये डाटा आप लोग चेक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन के बारे में, कि अगर हमें अरहर की सोइंग करनी है तो उस लैंड को कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि फर्स्ट प्लोइंग बाई प्लाउ, यानी पहली जो आपकी जुताई होगी वह हल के माध्यम से होगी, देसी हल या कोई भी मिट्टी पर हल ले लेंगे आप। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार रोटावेटर या कल्टीवेटर या हैरो को सोइल पे चलाएंगे। इसके बाद हम फाइनली लास्ट में क्या करते हैं, पाटा लगा देंगे, जिससे हमारी सोइल लेवलिंग हो जाएगी और हमारी लैंड की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। फाइन सीड बेड जो हमें चाहिए होगी क्रॉप सोइंग करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो पिजन पी की कल्टीवेशन के लिए जो हमारी क्लाइमेट रिक्वायर होती है, उसमें मेनली आपका पहली बात, तो जो हमारी पिजन पी है यह ड्रोट टोलरेंट क्रॉप है। जितनी भी मेजर पल्स क्रॉप है, सबसे ज्यादा ड्रोट टोलरेंट क्रॉप है। तो लिख लीजिए यहाँ पे हाईएस्ट ड्रोट टोलरेंट अमंग ऑल पल्सेस। जितनी भी आपकी मेजर पल्सेस हैं मेनली, तो उसमें ड्रोट टोलरेंट सबसे ज्यादा अगर पूछे कौन सी है, तो आपकी पिजन पी अरहर होती है। यानी सूखे का इस पे कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता। अगर सूखे की कंडीशन है, पानी कम अवेलेबल है, फिर भी अच्छे से आपकी पिजन पी ग्रो कर जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें कि जो मेन क्लाइमेट रहती है उसके लिए क्या रहेगी, तो क्लाइमेट आपकी रहेगी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बेस्ट फॉर पिजन। तो ये आपकी क्लाइमेट हो गई। अब अगर हम बात करें आपकी सोयल के बारे में, तो सोयल जो हमारी रहती है पिजन पी के लिए, वो मेनली आपकी क्ले लोम सोयल अच्छी मानी जाती है। क्ले लोम सोयल बेस्ट फॉर पिजन पी। अगर हम बात करें कि कितनी पीएच के साथ, तो विद 6 to 7.5 पीएच। क्ले लोम सॉइल 6 से 7.5 पीएच की जो सॉइल रहती है, वो आपकी पिजन पी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर अगला हम बात करें आपकी, यहीं पर लिख लीजिए, सीड रेट और सीड सोइंग। तो सीड रेट की अगर बात की जाए, तो सीड रेट इसकी मेनली 12 से 15 किलोग्राम
पर हेक्टेयर की रेट से सीडेड रहती है। यहीं पर अगर हम बात कर लें अरहर के केस में, अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग में आपकी 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की रेट से सीडेड आवश्यक होती है, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सीडेड 12 से 15 किलोग्राम, लेकिन अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, किसी दूसरी फसल के साथ इसको ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे 2 किलोग्राम सीडेड लगेगी आपकी। अगर हम बात करें सीड सोइंग की, तो जो सोइंग की जाती है तो मेनली जून में इसकी सोइंग की जाती है। जून टू जुलाई फर्स्ट वीक, जून में इसकी जो है सोइंग स्टार्ट कर दी जाती है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सोइंग कर दी जाती है। और अगर हम बात करें स्पेसिंग की, कि स्पेसिंग क्या रखनी चाहिए हमारी सोइंग के समय, तो स्पेसिंग जो रहती है आपकी वो मेनली रहती है 60 यानी रो टू रो जो आपकी दूरी रहेगी वो 60 सेंटीमीटर रहती है, और प्लांट टू प्लांट आपकी 15 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और अगर इसी स्पेसिंग से आपको प्लांट पॉपुलेशन निकालने को बोल दे, प्लांट पॉपुलेशन, तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, इसका आपका फार्मूला होता है एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, और ये जो सेंटीमीटर में, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे स्पेसिंग को नीचे रख के। इसके बाद हमारी जो भी प्लांट पॉपुलेशन होगी आपकी निकल आएगी, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, और जो और भी हमारी चीजें रह गई उनके बारे में। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आप सर्वप्रथम तो ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर द न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट फॉर द पिजन पी कल्टीवेशन वी आर अप्लाई न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू सॉइल टेस्टिंग। यानी सबसे पहले हम सॉइल की टेस्टिंग करेंगे, उस टेस्टिंग के अनुसार जिस न्यूट्रिएंट की जितनी मात्रा में कमी होगी उस हिसाब से हम न्यूट्रिएंट्स देंगे। लेकिन अगर हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम जो जनरल रिकमेंडेशन दी गई है वो यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी 20 40 20 है। यानी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास पर केजी पर हेक्टेयर के दर से देते हैं। तो ये आपकी हो गई जनरल रिकमेंडेशन, जो कि अरहर के लिए होती है। और नाइट्रोजन, क्योंकि फसल पहले से लेग्यूम क्रॉप है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग कर लेती है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन कम देते हैं। और नाइट्रोजन देते भी हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन को देने का जो हमारा मेन वो रहता है कि किस प्रकार से देते हैं। तो जब हम सोइंग करते हैं बेसल डोज के रूप में, या सोइंग के साथ में पोटेशियम फास्फोरस की पूरी डोज दे देते हैं, क्योंकि वह सॉइल में फिक्स हो जाती है, कम मोबाइल होती है तो इसीलिए पूरी साथ में दी जाती है। और नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज में हम थोड़ी थोड़ी कर कर कई बार में या 2 से 3 बार में जितनी भी डोज देनी होती है उसको 2 से 3 डोज में डिवाइड करके देते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वीड मैनेजमेंट कई प्रकार के वीड्स आपको पहले पता होगा खरीफ क्रॉप में जो भी उगाते हैं। तो उनके लिए पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि प्री इमरजेंस पेंडीमेथानिन @1 kg पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। प्री इमरजेंस का मतलब है फसल को लगाने के बाद और फसल के उगने से पहले, उस कंडीशन को कहते हैं प्री इमरजेंस, जिसमें पेंडामेथ्रिन @1 kg पर हेक्टेयर की दर से हम यूज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, या इससे पहले हैंड बीडिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका वाटर मैनेजमेंट।
तो चूंकि यार ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है तो उसको लेस वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और जब भी हमें लगेगा कि हमें पानी देना है तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम इरिगेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर पूछ ले आपसे क्रिटिकल स्टेज क्या होती है इरिगेशन की, तो क्रिटिकल स्टेज की अगर बात की जाए इरिगेशन में कि इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज क्या रहेंगी, तो उसमें मेनली आपका आ जाता है फ्लावरिंग, ग्रेन फिलिंग प्लस पोड फॉर्मेशन। फ्लावरिंग, ग्रेन फिलिंग, पोड फॉर्मेशन। क्रिटिकल स्टेज क्या होता है कि वह स्टेज जहां पर अगर हम इरिगेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम लॉस देखने को मिलेगा, और उस लॉस को हम दोबारा कभी दूसरी स्टेज पर सिंचाई देकर पूरा नहीं कर सकते। तो वो हमारी होती है क्रिटिकल स्टेज। तो फ्लावरिंग, ग्रेन फिलिंग व पॉट फॉर्मेशन जो क्रिटिकल स्टेज होती है अरहर में आपके इरिगेशन देने की, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो और हमारी चीजें रह गई हैं। तो सबसे पहले आप पीछे एक चीज और लिख लेना कि जो हम इरिगेशन देते हैं, तो इरिगेशन मेनली फ्लावरिंग टाइम पर इरिगेशन नहीं देते हैं, या अगर इरिगेशन या फ्लावरिंग टाइम पर अगर रेनफॉल हो रही है तो वो हमारे विजन पी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि जो भी आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो फ्लावरिंग टाइम पर इरिगेशन देने से क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, या अगर उस टाइम रेनफॉल हो रही है तो भी झड़ जाते हैं। तो उससे हमें बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो आप वहां पर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेराइटीज के बारे में। तो पिजन पी के केस में वैरायटी का बहुत ही रोल रहता है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी वो थी ICPH8, जो कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा आपकी डेवलप की गई थी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा। और ये इक्री सेट हैदराबाद से 1991 में डेवलप की गई थी। ये सभी चीजें आप नोट कर लेना अच्छे से। जो मैंने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पिजन पी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बताया था वहां पर मैंने 1991 करवा दिया था, तो मुझसे गलती हो गई थी 1991 में। ये आपकी फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप हुई थी, वहां पर 1990 होगा, 1990 में चलाया गया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। अगला हम बात करते हैं विल्ट रेसिस्टेंट। विल्ट रेसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी प्रजातियां जिसपे विल्ट जो डिजीज होती है उसका प्रभाव ना पड़े या कम पड़े। तो उसमें आपका आ जाएगा आशा, वैशाली, मुक्ता, पूसा 991 एंड 2001, 991 व 2001, ये हो गई। अगला हम बात करते हैं अर्ली मैच्योरिंग। तो अर्ली मैच्योरिंग में आपका आता है उपास 120, जो कि बहुत ही फेमस वैरायटी है, जो कि अर्ली मैच्योरिंग है, 120 से 125 दिन में मैच्योर हो जाती है। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग जो वैरायटी है जो 110 से 120 दिन में मैच्योर हो जाती है वो आपकी प्रभात। तो ये आपकी वैरायटी हो गई, इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद करते हैं बात हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग में आप वही चीज फिर से लिख सकते हैं कि लोवेस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है 19%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, ग्रेन यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। और जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो जब 75 से 80% जो आपके पोट होते हैं, पोट जिनमें आपके दाने होते हैं, जो फलियां होती हैं इनको पोट कहते हैं इंग्लिश में, तो वो जब 75 से 80% ब्राउनिश येलो कलर की हो जाती है यानी पीली कलर की हो जाती है तब उनकी हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो 10 से 12 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या इससे भी कुछ कम सेंटीग्रेड पर इनको स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है। अगर ईल्ड की बात करें तो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होती है। और जो हमने इंटरक्रॉपिंग के लिए सीडिएट बताई थी वो 2 से 4 कर लेना, वहां पे मैंने केवल 2 बताया है। तो अब हम बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद हम जो मेन पोर्शन हमारा अभी छूट गया, मैं कराना भूल गया, याद नहीं था स्टार्टिंग में, जो आपका पिजन बी का क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार का है। एक होता है फ्लेवस, एक होता है बाइकलर। तो इसके बाद उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं डिजीज के बारे में। तो डिजीज जो आपका पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है बिल्ट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपके कंपटीटिव एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, वेराइटीज की होती है उडम। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये सोइल बॉर्न डिजीज है आपका, यानी जो मृदा होती है उससे फैलता है। तो ये भी आप याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आपका है स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस। जहां भी डिजीज में वायरस का नाम लग जाए इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई वेक्टर काम कर रहा होगा जिसको फैलाने के लिए।
तो वेक्टर जो होता है वो एक माइट होता है जिसको इरियोफाइट माइट कहते हैं, जिसका आपका साइंटिफिक नेम होता है एकेरिया कैजेनी या एकेरिया कैजानी आप कह सकते हैं, इसको लिख लेना। अगर हम बात करें कि स्टेल्थी मोज़ेक वायरस में क्या होता है, तो इसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका पिजन पी में उसकी कमी हो जाती है या वो नष्ट हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए मेटासिस्टोक्स एट द रेट 0.1% आप यूज कर सकते हैं। ये जो 1%, 2%, 5% क्या होता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, यहाँ पर काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता आना चाहिए कि 0.1% का मतलब कितना वाटर लेंगे आप, कितनी मात्रा में आप दवा यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में, तो इंसेक्ट आपका पॉट बोरन हो जाएगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और इसके बाद आपका हो जाएगा टर्माइट। तो टर्माइट में आप यही लिख सकते हैं इडियोफाइट टर्माइट या ओरेंटो टर्मस ओबेसिस को भी लिख सकते हैं, जिसके कंट्रोल के लिए मेलाथियान एट द रेट 0.04% का स्प्रे करेंगे। यहाँ पर डिजीज मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। को वेल्ट के विल्ट रेसिस्टेंट जो भी हमारी वेराइटी उनको ग्रो कर सकते हैं, या क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, या रोगिंग कर सकते हैं, जो भी हमारे इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको फील्ड से निकाल के उनको जला के नष्ट कर दें। तो ये कई प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम अपना सकते हैं डिजीज मैनेजमेंट के लिए। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिजन बी, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार वहां से कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी ग्राफ आप अच्छे से नोट्स बनाते रहना और सभी चीजें आप याद करते रहना। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और जो भी क्रॉप हम कराते हैं यहाँ पर आपको उसका नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आप अभी नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, मुझे मैसेज कर देना, वैसे भी मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग अच्छे से ऐड हो जाना और सभी चीजें कवर कर लेना। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमने वहां पे सोइंग की बात की थी तो वहां पर भी आप नोट कर सकते हैं कि ब्रॉड बेड एंड फरो या रिज प्लांटिंग जो होती है उसमें हम सोइंग करते हैं। और तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो कि हमें पहले करानी चाहिए थी, जो हमें याद नहीं रहा, तो वो अब हम कर ले रहे हैं। ये आप चीज पहले नोट कर लेना अपने, या बाद में भी नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो क्लासिफिकेशन होता है पीजेडपी का, दो प्रकार से किया गया है, केजानस केजान वेराइटी बाइकलर, केजानस केजान वेराइटी फ्लेवस। और इन दोनों में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आपके सेम होते हैं, 22 इधर भी होते हैं 22 इसमें भी होते हैं। लेकिन जो केजानस केजान वेराइटी आपकी बाइकलर है इसको हम अरहर कहते हैं, जो फ्लेवस वेराइटी होती है उसको तुर कहते हैं, और जो आपकी बाइकलर वेराइटी होती है ये पेरिनियल होती है, और जब फ्लेवस होती है वो आपकी एनुअल होती है। यहीं पर अगर हम बात करें कि जो बाइकलर होती है वो आपकी लेट मैच्योरिंग वैरायटी होती है, जबकि फ्लेवर्स अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है। और जो बाइकलर होती है इसमें 4 से 5 ग्रेन पर पॉट पाए जाते हैं, यानी जो एक फली होती है तो उसमें 4 से 5 दाने पाए जाते हैं। लेकिन जो आपकी फ्लेवर्स होती है उसमें 2 से 3 ग्रेन पर पॉट पाए जाते हैं, जो कि आपके बहुत ही बड़े बड़े जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं का स्टेट या जो भी उसमें आपके पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना। और जो आपकी बाइकलर वैरायटी होती है वो आपका टॉल प्लांट होता है, जबकि आपकी जो फ्लेवर्स वैरायटी होती है वह शॉर्ट प्लांट होता है, इसकी जो प्लांट हाइट होती है वह कम होती है एज कम्पेयर टू बाइकलर। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है आपका यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें कि ग्रेन व स्ट्रा की रेशियो जो आपका होता है, यानी कितना दाना कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, कितनी मात्रा में जो अदर वेट है उसका वो भूसा या जो भी होता है, तो 1:4 का होता है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन, जो कि हमें पहले करवाना था, याद नहीं रहा तो हमने आपको बाद में करवा दिया। इसको पहले या बाद में आप कहीं भी लिख लेना, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कई बार तो आपका रिटन एग्जाम में आपके कॉलेज लेवल पर दोनों में डिफरेंस लिखने को ही बोल दिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट कल्टिवेशन के साथ। धन्यवाद।